and welcome back to Exam Juris. In today's video we will be discussing chapters 13 and 14 in detail. इससे पहले मैं chapters 1 to 12 already डिटेल में कवर कर चुकी हूँ along with the MCQs. अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी है so please check out the playlist on companies है. Also अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए do not forget to join our Telegram channel जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है. Also do not forget to subscribe the channel so that you can receive the updates. Now moving forward. If we talk about chapter 13, तो chapter 13 contained है in sections 196 to 205. It deals with appointment and remuneration of managerial personnel. Now coming on to section number 196, managerial appointment. सेक्शन 196 डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर से. सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखिए, आप एक टाइम पे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर दोनों अपॉइंट नहीं कर सकते हैं. या तो आप मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं या फिर आप मैनेजर अपॉइंट कर सकते हैं. दोनों साथ में अपॉइंट कभी नहीं होंगे. मैक्सिमम टेन्योर कितना हो सकता है? अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर इज लिमिटेड टू मैक्सिमम ऑफ 5 years एट अ टाइम. एक बार में आप एमडी होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर को 5 साल तक के लिए अपॉइंट कर सकते हो. आप सेकेंड टाइम के लिए इसको वापस रीअपॉइंट भी कर सकते हो. मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर को आप रीअपॉइंट भी कर सकते हैं, लेकिन जो रीअपॉइंटमेंट का प्रोसीजर होगा वो 1 year से पहले शुरू नहीं हो सकता जब आपका टर्म खत्म हो रहा है. से फॉर एग्जांपल आपका टर्म खत्म हो रहा है 2 February 2026, तो आप इसका प्रोसीजर शुरू कर सकते हो एट द मोस्ट 2 February 2025 को. इससे पहले आप रीअपॉइंटमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट नहीं कर सकते. एज लिमिट, जो स्टैंडर्ड एज है इनके लिए वो है 21 to 70 years. दिस इज द स्टैंडर्ड रूल. अपॉइंटमेंट अबव 70 रिक्वायर्स अ स्पेशल रेजोल्यूशन. अगर किसी पर्सन ने 70 क्रॉस कर लिया है उस केस में भी उसको एमडी, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर बना सकते हैं, लेकिन अब आपको पास कराना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन. प्लस आपको एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो है वो देनी पड़ेगी जिसमें आप ये एक्सप्लेन करोगे कि क्यों उनका अपॉइंट होना नेसेसरी है. ऑल्सो अगर एक ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास नहीं होता है लेकिन वोट्स इन फेवर आर मोर देन वोट्स अगेंस्ट, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो? इस केस में आप सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले सकते हो. And then you can appoint the person who is above the age of 70 years. Disqualifications क्या क्या है? Insolvent person, undischarged insolvent अगर वो है उस केस में he cannot be appointed as MD, whole time director or manager. Those who suspended payment to creditors को पेमेंट सस्पेंड कर दी है अगर तो भी आप अपॉइंट नहीं हो सकते. और convicted of an offense, जिसका सेंटेंस ग्रेटर देन 6 months हो, तो उस केस में आप क्या हो जाओगे? उस केस में आप हो जाते हो डिस्क्वालिफाइड. नेक्स्ट सेक्शन नंबर 197. आप कितना रिमनरेशन दे सकते हो टू द एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर? टोटल मैनेजेरियल रिमनरेशन बाय अ पब्लिक कंपनी in any financial year shall not exceed 11% of net profits calculated under section 198. इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि ये सेक्शन सिर्फ पब्लिक कंपनीज पे अप्लाई करेगा, प्राइवेट कंपनीज पे अप्लाई नहीं करेगा. नाउ अकॉर्डिंग टू सेक्शन 197 टोटल रिमनरेशन 11% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती है, लेकिन इस 11% में भी सब लिमिट्स लगी हैं. वो क्या क्या है? एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर
5% of net profits. If greater than 1 MD or whole time director, 10% of net profits. केस 1 क्या है? केस 1 है कि अगर कंपनी में एक MD, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर है, उस केस में लिमिट होगी 5% ऑफ नेट प्रॉफिट्स. केस 2 अगर बात करें, अगर एक से ज़्यादा MD, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर है, उस केस में लिमिट होगी 10%. केस 3 की अगर बात करें, अदर डायरेक्टर्स जो ना तो MD है ना होल टाइम डायरेक्टर, यानी कि ये क्या है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के केस में लिमिट है 1% अगर उस कंपनी में MD है तो. MD है, होल टाइम डायरेक्टर अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं अलॉन्ग विद अदर डायरेक्टर्स, तो अदर डायरेक्टर्स जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनको 1% मिलेगा. अगर MD होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, इस केस में 3% की लिमिट है. क्या हम 11% की लिमिट को एक्सीड कर सकते हैं? सो द आंसर इज यस, हम इसको एक्सीड कर सकते हैं. लेकिन क्या करना होगा? अब जब जनरल मीटिंग होगी शेयर होल्डर्स की, इसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना होगा. नेट प्रॉफिट्स काउंट कैसे होगा? नेट प्रॉफिट्स काउंट होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 198. लिमिट्स कैन बी एक्सीडेड बाय स्पेशल रेजोल्यूशन बाय शेयर होल्डर्स. रिमनरेशन इन केस ऑफ लॉस. अगर कंपनी में लॉस हो गया है या फिर प्रॉफिट जो है वो बहुत कम है, उस केस में क्या डायरेक्टर्स को रिमनरेशन नहीं मिलेगी? सो द आंसर इज नहीं, उनको रिमनरेशन मिलेगी. अब वो रिमनरेशन कैसे मिलेगी? व्हेन अ कंपनी हैज नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट, इट मे पे रिमनरेशन इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 5 पार्ट 2 सेक्शन 2. तो अब जो रिमनरेशन मिलेगी वो मिलेगी अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 5 पार्ट 2 सेक्शन 2. एंड शेड्यूल 5 पार्ट 2 सेक्शन 2 के हिसाब से आपकी जो लिमिट है 11% की, वो प्रॉफिट के बेसिस पे नहीं, इफेक्टिव कैपिटल पर डिपेंड करेगी. इफेक्टिव कैपिटल होती क्या है? इफेक्टिव कैपिटल का मतलब है पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स माइनस इन्वेस्टमेंट्स माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस. अब अगर इफेक्टिव कैपिटल आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं एंड इफेक्टिव कैपिटल या तो आपकी नेगेटिव आ रही है या फिर लेस देन 5 CR आ रही है, तो उस केस में जो रिमनरेशन आप दे सकते हो मैक्सिमम लिमिट है 60 लाख की. तब मैक्सिमम 60 लाख रिमनरेशन दे सकते हैं, पहला केस. सेकंड, अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल 5 CR से 100 CR आ रही है, उस केस में जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 84 लाख. थर्ड सिनेरियो, अगर 100 CR से लेके 250 CR तक इफेक्टिव कैपिटल है, उस केस में मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी 120 लाख. एंड अगर 250 CR से ज़्यादा है, उस केस में ₹120 लाख प्लस 0.01% ऑफ कैपिटल एक्सीडिंग 250 करोड़. अब आप ये रिमनरेशन देंगे कैसे? क्या प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं. प्रोसीजर, सबसे पहले आप NRC का अप्रूवल लोगे. NRC यानी कि नॉमिनेशन एंड रिमनरेशन कमेटी. अगर NRC रिकमेंड नहीं करती है, इस केस में फिर आप रिमनरेशन नहीं दे पाएंगे, तो NRC का रिकमेंडेशन जरूरी है. नेक्स्ट, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाओगे, बोर्ड मीटिंग होगी. थर्ड, अगर आप शेड्यूल 5 पार्ट 2 सेक्शन 2 की लिमिट तक पे कर रहे हैं, तो ये अप्रूवल जो होगा ये सिर्फ 3 ईयर्स तक वैलिड होगा. ये अप्रूवल सिर्फ 3 ईयर्स तक वैलिड होगा. अगर आपको 3 ईयर्स से ज़्यादा एक्सीड करना है,
अब आप बस 3 इयर्स टर्म के लिए क्या करेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराएंगे फ्रॉम द शेयर होल्डर्स. दिस इज मैंडेटरी. Special resolution required for a 3-year term. Next, section 198, calculation of profits. What to include? Subsidies from central government, bounties and standard operating revenues. जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी मिल रही है वो भी इंक्लूड होगा, एंड बाउंटीज जो आपको दे रही है गवर्नमेंट वो भी इंक्लूड होगा. बाउंटीज क्या होती है? जनरली ये रिवॉर्ड होता है. रिवॉर्ड होता है या इंसेंटिव होता है फॉर अचीविंग अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन. This is done by the government to encourage production or export of specific goods. And standard operating revenues. Standard operating revenues क्या होता है? Standard operating revenue होता है core income. Core income जो कंपनी की आ रही है from its primary business activities. तो क्या क्या इंक्लूड होगा जब आप प्रॉफिट्स निकालेंगे? सब्सिडीज, बाउंटीज एंड कोर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग रेवेन्यूज. क्या क्या आपको एक्सक्लूड करना है? सेल, प्रॉफिट फ्रॉम शेयर फॉरफीचर, प्रॉफिट्स ऑन सेल ऑफ अंडरटेकिंग एंड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स. ये सब जो है इन कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट्स काउंट नहीं होंगे. इसमें एक और चीज आती है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. अब इसमें क्या काउंट होता है, क्या काउंट नहीं होता है, दिस इज समथिंग ट्रिकी. जब भी आप कोई अपनी पुराने एसेट्स बेचते हो उसमें से 2 प्रॉफिट्स निकलते हैं. एक रेवेन्यू प्रॉफिट एंड दूसरा होता है आपका कैपिटल प्रॉफिट. रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है? जो आप डेप्रीशिएशन की वैल्यू जो आपको मिल रही है एसेट बेचने के बाद, वो होगा आपका रेवेन्यू प्रॉफिट. एंड कैपिटल प्रॉफिट क्या होगा? कैपिटल प्रॉफिट होगा जो आपकी ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर जो भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो होता है कैपिटल प्रॉफिट. नाउ इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. मान लीजिए एग्जाम जूरिस प्राइवेट लिमिटेड ने एक वैन सेल करी है. अब इस वैन की ओरिजिनल कॉस्ट जो थी, इस वैन की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो थी ₹10 लाख. लेकिन अभी इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है, यानी कि जो आज की बुक वैल्यू है वो है ₹6 लाख. यानी कि इसमें डेप्रीशिएशन आ चुका है 4 लाख का. लेकिन जो एग्जाम जूरिस है वो उसको सेल करता है 13 लाख में. रिटर्न डाउन वैल्यू 6 लाख है, 4 लाख का डेप्रीशिएशन हुआ, सेल प्राइस 13 लाख है. अब सेक्शन 198 के लिए हम कितना काउंट करेंगे? टोटल एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ है? टोटल एक्चुअल प्रॉफिट हमें हुआ ₹13 लाख माइनस रिटर्न डाउन प्रॉफिट, यानी कि 7 लाख. रेवेन्यू प्रॉफिट हमें कितना हुआ है? यानी कि हमने डेप्रीशिएशन का कितना रिकवर किया है? 4 लाख रिकवर किया, 4 लाख. कैपिटल प्रॉफिट हमें कितना हुआ है? दैट इज एक्स्ट्रा गेन हमें कितना हुआ है? 13 लाख माइनस 10 लाख इज इक्वल टू 3 लाख. दिस इज आवर रेवेन्यू प्रॉफिट एंड दिस इज आवर कैपिटल प्रॉफिट. फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 198 हम सिर्फ रेवेन्यू प्रॉफिट को काउंट करेंगे, कैपिटल प्रॉफिट को इग्नोर कर देंगे. ये इग्नोर हो जाएगा एंड सिर्फ हम रेवेन्यू प्रॉफिट को इंक्लूड करेंगे फॉर सेक्शन 198. नेक्स्ट सेक्शन 199, रिकवरी ऑफ रिमनरेशन. नाउ सेक्शन 199 इज अ क्लॉबैक प्रोविजन.
अब होता क्या है, कंपनी अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को मैनिपुलेट कर देती है एंड अपने जो प्रॉफिट्स है वो हाई दिखा देती है, एंड उस बेसिस पे वो क्या करते हैं, अपने एमडी या मैनेजर को ज़्यादा रिमनरेशन पे कर देते हैं। लेकिन बाद में ये पता चलता है कि जो एक्चुअल प्रॉफिट्स हैं डेट वर वेरी लेस एज कंपेयर टू जो उन्होंने मैनिपुलेट करके दिखाया था अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स में। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको जो रिमनरेशन, आपने जो रिमनरेशन दिया है मैनेजर या एमडी को, आप उसको रिकवर कर सकते हैं। दिस इज नोन एज क्लॉबैक प्रोविजन, वापिस लेना। Now, when will this section 199 apply? Applicable if financial statements are restated. अगर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीस्टेट करने पड़े, यानी कि फिर से बनाने पड़े, ड्यू टू फ्रॉड और नॉन कंप्लायंस, एंड ये रीस्टेट क्यों कर रहे हैं, या तो फ्रॉड हुआ है या फिर आपने कोई प्रोविजन का नॉन कंप्लायंस किया है। रिकवरी ऑफ एक्सेस रिमनरेशन पेड टू एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर और सीईओ। जितना आपने एक्सेस में रिमनरेशन पे किया है उतना आप रिकवर कर लोगे फ्रॉम द एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर या सीईओ से। मैंडेटरी रिकवरी रिगार्डलेस ऑफ फॉल्ट, यहाँ पे एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, सीईओ ये कंटेंट नहीं कर सकता है दैट ही वॉज अनअवेयर ऑफ द फ्रॉड। अगर उसने रिमनरेशन ज़्यादा ली है, उसको रिमनरेशन ज़्यादा मिली है, इररिस्पेक्टिव उसका फॉल्ट था या नहीं था, उसको जो रिमनरेशन है, एक्सेस रिमनरेशन है, वो वापस करनी पड़ेगी। अब एक्सेस रिमनरेशन कैसे काउंट होती है, लेट अस सी। टेक फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने अपना प्रॉफिट दिखाया ओरिजिनली 100 करोड़, यानी कि एमडी को मिला 5% ऑफ 100 करोड़, यानी कि 5 करोड़ एज रिमनरेशन मिला एमडी को। नाउ रीस्टेटमेंट के बाद ये पता चलता है कि कंपनी ने जो एक्चुअल प्रॉफिट कमाया वो 60 CR था, और अब 5% ऑफ 60 CR हो जाता है ₹3 करोड़। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 5 CR माइनस 3 CR इज इक्वल टू 2 CR, यानी कि 2 CR जो है ये एमडी को इन एक्सेस मिला। अब ये 2 CR रिकवर करेंगे फ्रॉम द एमडी, तो एमडी पूरा 5 CR नहीं देगा, सिर्फ ये जो एक्सेस में उसको मिला है सिर्फ वो रिकवर होगा। मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 202, लॉस ऑफ ऑफिस। सेक्शन 102 डील करता है उस सिचुएशन से जब एमडी, होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर को उनका टेन्योर खत्म होने से पहले ही निकाल दिया जाता है। इस केस में उनको दिया जाता है कंपनसेशन, एंड दिस रूल इज नोन एज गोल्डन पैराशूट। अब किन किन को कंपनसेशन मिला जाता है, सिर्फ 3 लोगों को मिलता है, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर। इनके अलावा किसी और को कंपनसेशन नहीं मिलता है। बाकी डायरेक्टर्स हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हो, उनको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलेगा। लेकिन क्या हर केस में कंपनसेशन मिलेगा? नो। किन केसेस में कंपनसेशन आपको नहीं मिलता है? पहला, अगर डायरेक्टर ने खुद रिजाइन किया है, अगर डायरेक्टर को फ्रॉड या फिर ग्रोस नेग्लिजेंस की वजह से निकाला गया है, हियर डायरेक्टर वॉज इन फॉल्ट। थर्ड, अगर डायरेक्टर डिसक्वालिफाइड है अंडर सेक्शन 164, या फिर फोर्थ, कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई है एंड देयर वॉज मिसमैनेजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ डायरेक्टर। नेक्स्ट, आप कितना पैसा इस कंपनसेशन दे सकते हैं? एवरेज रिमनरेशन फॉर 3 years
और बैलेंस ऑफ टर्म विच एवर इज शॉर्टर, इनमें से जो भी शॉर्टर होगा उतना। यानी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, बैलेंस ऑफ द टर्म यानी कि डायरेक्टर के बचे हुए टर्म की सैलरी आप उनको दे दो, लेकिन मैक्सिमम कितने साल तक दे सकते हो, मैक्सिमम 3 ईयर्स तक दे सकते हो। से फॉर एग्जाम्पल एमडी का 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन उसको 1 ईयर बाद ही निकाल दिया जाता है। अब इसके पास टर्म कितने बचे, 4 ईयर्स, लेकिन अब आप इसको जो कंपनसेशन दोगे वो दोगे बैलेंस ऑफ टर्म की सैलरी। तो मैक्सिमम कितना मिलेगा इसको, चाहे इसके 4 साल बचे थे, मैक्सिमम इसको 3 साल का ही मिलेगा, मैक्सिमम इसको 3 साल की ही सैलरी मिलेगी। एवरेज रिमनरेशन जो आपने पिछले 3 साल में ली है वो, उसका एवरेज निकाल के आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो टू दी मंथ्स। नेक्स्ट सेक्शन 203 अपॉइंटमेंट ऑफ केएमपीज। अब केएमपीज में कौन कौन आते हैं, एमडी, सीईओ, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी एंड सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। केएमपीज वो लोग होते हैं जो मेनली कंपनी चलाते हैं, एमडी, सीईओ, मैनेजर, और इनके एब्सेंस में कौन होगा, इनकी एब्सेंस में होता है होल टाइम डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी, सीएफओ। एप्लीकेबिलिटी, किस पर अप्लाई करता है, किसको अपॉइंटमेंट जरूरी है, कौन कंपनीज के लिए मैंडेटरी है कि वो केएमपी अपॉइंट करे, लिस्टेड कंपनीज, पहला हर लिस्टेड कंपनी को केएमपी अपॉइंट करना पड़ेगा, एंड सेकंड पब्लिक कंपनीज विद पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर। हर पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 10 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो 2 केसेस में इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ कंडीशन है। केएमपी को अपॉइंट कौन करता है, केएमपी को अपॉइंट किया जाता है थ्रू बोर्ड रेजोल्यूशन। सेकंड, एक बार में एक केएमपी, सिर्फ एक ही कंपनी में केएमपी हो सकता है, एक्सेप्ट फॉर सब्सिडरी, सब्सिडरी में भी वो केएमपी हो सकता है, लेकिन जनरली अगर सब्सिडरी नहीं है तो एक बार में एक ही कंपनी का एक पर्सन केएमपी हो सकता है। वैकेंसी, एनी वैकेंसी मस्ट बी फिल्ड बाय द बोर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। केएमपी की पोजीशन अगर वेकेट हो जाती है तो बोर्ड को उसे 6 मंथ्स के अंदर अंदर फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेक्शन 204 सेक्रेटेरियल ऑडिट। अब सेक्रेटेरियल ऑडिट कौन करता है, सेक्रेटेरियल ऑडिट करता है प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये चेक करना है कि कंपनी ने सारे कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस एंड सेबी गाइडलाइंस फॉलो करी हैं। नाउ सेक्रेटेरियल ऑडिट कराना किन कंपनीज के लिए मैंडेटरी है, पहला लिस्टेड कंपनी, हर लिस्टेड कंपनी के लिए मैंडेटरी है। सेकंड, पब्लिक कंपनीज विद कैपिटल ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 करोड़। पब्लिक कंपनीज के केस में अगर उसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर अगर उसका टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज़्यादा है। या फिर थर्ड केस है पब्लिक कंपनी या कोई भी कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग लोन या बोरोइंग 100 करोड़ से ज़्यादा है, 100 करोड़ से ज़्यादा है या 100 करोड़ है, इस केस में भी आपको सेक्रेटेरियल ऑडिट कराना होगा। अगर इस सेक्शन का कॉन्ट्रावेंशन करता है कोई ऑफिसर या सीएस, इस केस में पेनल्टी कितनी देनी पड़ सकती है, पेनल्टी देनी पड़ सकती है अप टू ₹2 लाख, अप टू 2 लाख तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। नेक्स्ट सेक्शन 205 रोल ऑफ द सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का क्या रोल हो, सेक्शन 205 जो है ये सीएस के फंक्शंस एंड ड्यूटीज को डिफाइन करता है। मेन ड्यूटीज क्या है एक सीएस की, पहला रिपोर्टिंग,
रिपोर्ट किसको करेगा? CS रिपोर्ट करेगा टू द बोर्ड कि कंपनी सारे लॉज एंड सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स फुलफिल कर रही है। सेकेंड ड्यूटी है स्टैंडर्ड कंप्लायंस। CS ये इंश्योर करता है कि कंपनी ICSI के सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर रही है। थर्ड क्या है? बोर्ड मीटिंग्स एंड जनरल मीटिंग्स कंडक्ट कराना प्लस इनके मिनट्स प्रिपेयर करना। ये भी कौन करेगा? CS करेगा। फोर्थ है अप्रूवल। सेंट्रल गवर्नमेंट, रीजनल डायरेक्टर और ROC से जो भी नेसेसरी अप्रूवल्स है वो CS लेगा। नेक्स्ट, बोर्ड को गाइड करना। अब कुछ लैंडमार्क केसेस देख लेते हैं चैप्टर 13 पे। SFIO वर्सेस भूषण स्टील highlighted the necessity of maintaining accurate records for KMP remuneration and the implication of siphoning funds under the guise of managerial payments। अब इस केस में होता क्या है? इस केस में एलिगेशन लगती है कि कंपनी ने 56,000 CR से ज़्यादा बैंक लोन सिफोए ऑफ किया है शेल कंपनीज के थ्रू। एंड देयरफॉर द कोर्ट इन दिस केस हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस कि आपको एक्यूरेट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं कि KMP को कितना रिमनरेशन मिल रहा है। आप कोई भी पेमेंट जो है मैनेजेरियल पोस्ट को नहीं दे सकते हो, हर एक चीज रिकॉर्ड होगी। दिस वाज व्हाट वाज हेल्ड इन SFIO वर्सेस भूषण स्टील। इसमें कुछ और भी चीजें आई थी, जैसे SFIO की पावर डिस्कस करी थी। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड करी थी SFIO की पावर टू अरेस्ट। एंड इट वाज आल्सो हेल्ड कि जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं दीज आर सीरियस इन नेचर एंड इसीलिए SFIO कैन अरेस्ट। देन इसमें बेल कंडीशंस भी डिस्कस की गई थी कि बेल कंडीशंस कौन सी दो ट्विन कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है बेल मिलने के लिए। ये सब SFIO वर्सेस भूषण स्टील में डिस्कस किया गया था। इफ यू वांट टू रीड प्लीज डू रीड इट आउट। ठीक है, इफ यू आर गेटिंग टाइम प्लीज डू रीड आउट दिस जजमेंट। फिर गर्दा केमिकल्स का केस है। डिस्कस द राइट्स ऑफ डायरेक्टर्स टू फेयर रिमनरेशन एंड द फिड्यूशरी ड्यूटी ऑफ द बोर्ड इन प्रोपोजिंग लिमिट्स फॉर शेयर होल्डर अप्रूवल। अब गर्दा केमिकल्स में क्या हुआ था? गर्दा केमिकल्स में सुप्रीम कोर्ट ने सफिशिएंट मटेरियल पर फोकस किया था। इट वाज मेनली रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन। कोर्ट ने एस्टेब्लिश किया कि आप इन्वेस्टिगेशन तभी करा सकते हो जब आपके पास सफिशिएंट मटेरियल हो कि आपको इन्वेस्टिगेशन करानी है। अगर इन्वेस्टिगेशन आर्बिट्ररी है तो ये डायरेक्टर्स के राइट टू वर्क और राइट टू फेयर रिमनरेशन को इनडायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर सकता है। एक डायरेक्टर को आप सिर्फ इसीलिए रोक रहे हो फेयर रिमनरेशन से कि आपके पास इनसफिशिएंट मटेरियल है। ठीक है, इनसफिशिएंट मटेरियल के बेसिस पे आप उसकी रिमनरेशन नहीं रोक सकते हो। सो सेंट्रल गवर्नमेंट मस्ट हैव रीजन टू बिलीव। अगर रीजन टू बिलीव है तो ही रिमनरेशन पे इफेक्ट डल सकता है, वरना नहीं। नेक्स्ट, मेजर अमेंडमेंट्स जो आई चैप्टर 13 में 2017 में सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल हटा दिया गया फॉर एक्सेस 11%। अब क्या है? शेयर होल्डर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कर सकते हैं। 2020 अमेंडमेंट्स के कुछ पेनल्टीज को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 जो है सेक्शन 206 टू 229 में है। मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 206, कॉल फॉर इंफॉर्मेशन। रजिस्ट्रार may require company to produce documents or explanations by written notice. Section 206 deal with call for information, inspection and inquiry. ROC नोटिस, अगर ROC को लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट इनकम्प्लीट है या ROC को कंप्लेंट रिसीव हुई है तो वो कंपनी को एक रिटन नोटिस भेजेगा। तो क्या करेगा? एक रिटर्न नोटिस भेजेगा टू कंपनी। नाउ जब कंपनी को ये नोटिस रिसीव होता है तो इट इज मैंडेटरी फॉर कंपनी एंड इट्स ऑफिसर्स
कि वो स्पेसिफाइड टाइम के अंदर इंफॉर्मेशन फर्निश करे टू द आरओसी, प्लस वो जो डॉक्यूमेंट्स आरओसी ने मंगाए वो भी फर्निश करे। ये जो आरओसी की पावर है इंफॉर्मेशन मांगने की, ये सिर्फ प्रेजेंट ऑफिसर्स पर एप्लीकेबल नहीं है, बल्कि जो पास्ट ऑफिसर्स है उससे भी आरओसी इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है। अगर कंपनी या ऑफिसर्स इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं या फिर आरओसी सेटिस्फाइड नहीं है विद द इंफॉर्मेशन, उस केस में आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आरओसी इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट may direct inspection of books by an officer specialized in the field। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है इंस्पेक्ट करने के लिए बुक्स ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट सेक्शन 207 कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन। सेक्शन 207 जो है वो बताता है कि आप इंस्पेक्शन को कैसे कंडक्ट करोगे। ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज, यानी कि हर डायरेक्टर एंड एम्प्लॉय की ड्यूटी है to produce all books and documents to ROC और इंस्पेक्टर, कि वो सारी बुक्स ऑफ अकाउंट और डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्टर के सामने प्रोड्यूस करेंगे, या फिर अगर ROC गया तो ROC के सामने प्रोड्यूस करेंगे। प्रोवाइड नेसेसरी असिस्टेंस फॉर इंस्पेक्शन, नेसेसरी असिस्टेंस जो रिक्वायर्ड है वो देंगे। जो भी इंफॉर्मेशन उनसे मांगी जा रही है बाय दी आरओसी और इंस्पेक्टर वो भी फर्निश करेंगे। पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट, आरओसी कैन समन एंड एग्जामिन ऑन ओथ। ये जो पावर है आरओसी की भी है एंड इंस्पेक्टर की भी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट भेजेगी फॉर द इंस्पेक्शन। सिविल कोर्ट्स की पावर है फॉर समनिंग, वो किसी भी ऑफिसर को नोटिस भेज के बुला सकता है। एग्जामिनेशन ऑन ओथ, ओथ पे आपको एग्जामिन किया जा सकता है। इंस्पेक्शन ऑफ कॉपीज, कॉपीज को इंस्पेक्ट किया जा सकता है। अगर कोई डायरेक्टर या इंस्पेक्टर ऑब्स्ट्रक्ट करता है इन द इंस्पेक्शन प्रोसीजर तो उस केस में इम्प्रिजनमेंट होगी 1 ईयर, इम्प्रिजनमेंट होगी 1 ईयर एंड फाइन होगा ₹25,000 to 1 lakh। ऑल्सो इट विल अट्रैक्ट डिसक्वालिफिकेशन फॉर 5 years अगर डायरेक्टर कन्विक्ट हो जाता है उस केस में। तो अब वो क्या नहीं हो सकता है, 5 साल तक वो डायरेक्टर की पोस्ट होल्ड नहीं कर सकता किसी और कंपनी में। ऑल्सो जिस कंपनी में वो अभी है उसको अपनी सीट वेकेट करनी होगी। नेक्स्ट सेक्शन 209 सर्च एंड सीजर। इफ आरओसी हैज रीजन टू बिलीव बुक्स आर लाइकली टू बी डिस्ट्रॉयड, म्यूटिलिएटेड और सीक्रेटेड, अगर आरओसी को रीजन टू बिलीव है कि डॉक्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, म्यूटिलिएट किए जा सकते हैं, सीक्रेट किए जा सकते हैं, फॉल्सिफाई किया जा सकता है, उस केस में क्या करेगा आरओसी, अब अप्लाई करेगा टू द स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट के पास में एप्लीकेशन लगाएगा। एप्लीकेशन किस चीज की लगाएगा, फॉर सर्च एंड सीजर। एंड देन स्पेशल कोर्ट विल ऑर्डर या फिर वारंट देगी स्पेशल कोर्ट, एंड उसके बाद ही आरओसी क्या कर सकता है, सर्च कर सकता है या प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है। रिक्वायरमेंट ऑब्टेनिंग एन ऑर्डर फ्रॉम स्पेशल कोर्ट फॉर सर्च और सीजर। नाउ सीजर की लिमिट कितनी होगी। पहली चीज आरओसी डॉक्यूमेंट को सिर्फ उस टाइम तक सीज कर सकता है जितना नेसेसरी है फॉर इन्वेस्टिगेशन। मैक्सिमम पीरियड इन केस ऑफ बुक्स और पेपर्स इज 180 days। 180 days मैक्सिमम आप सीज कर सकते हैं। अब 180 days के बाद उसको रिटर्न करना पड़ेगा टू द कंपनी, बट आरओसी अपने पास इन डॉक्यूमेंट्स का क्या रख सकता है, एक्सट्रैक्ट रख सकता है, कॉपीज रख सकता है। ये आरओसी के पास पावर है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट 180 days के बाद रिटर्न करने होंगे टू द कंपनी। नेक्स्ट सेक्शन 210 इन्वेस्टिगेशन पावर। इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कौन देते हैं, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट।
एंड किस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ये एक्सरसाइज करेगी पावर? ये 3 प्रोविजंस हैं इन केस ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर। पहला, अपॉन रिसीट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम आरओसी और इंस्पेक्टर। अगर आरओसी या इंस्पेक्टर की रिपोर्ट आई है या कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट होनी चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन, ये डिस्क्रिशनरी पावर है। इवन दो रिपोर्ट आई है आरओसी से या इंस्पेक्टर से, को सेंट्रल गवर्नमेंट में डिनाई, लेकिन एक केस में मैंडेटरी है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिनाई नहीं कर सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर करना ही पड़ेगा इफ कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑर्डर्स सो। अगर कोर्ट या एनसीएलटी ऑर्डर पास करती है फॉर इन्वेस्टिगेशन, इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को इंस्पेक्टर अपॉइंट ही करना पड़ेगा। नाउ इट डजंट हैव डिस्क्रिशन। इवन इन दीज केसेस आप एक चीज याद रखिए, गर्दा केमिकल्स का केस हमने पढ़ा था, जो इन्वेस्टिगेशन की पावर है वो आर्बिट्ररी नहीं हो सकती है। गवर्नमेंट के पास रीजन टू बिलीव होना चाहिए व्हेन इट इज ऑर्डरिंग इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट, सेक्शन 211, सीरियस फ्रॉड ऑफिस एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसको एस्टेब्लिश कौन करता है? एसएफआईओ को एस्टेब्लिश करती है सेंट्रल गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट फंड्स, ताकि कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेट फंड्स जो है इसको इन्वेस्टिगेट किया जा सके। इट कंसिस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स इन बैंकिंग, लॉ, आईटी, फोरेंसिक ऑडिट एक्सेट्रा, यानी कि ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है। Headed by a director, not below the rank of joint secretary to central government. This is very, very, very important for exams. डायरेक्टर जो है उसकी रैंक मिनिमम कितनी होनी चाहिए? जॉइंट सेक्रेटरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट। नेक्स्ट, सेक्शन 212, एसएफआईओ प्रोसीजर। सेंट्रल गवर्नमेंट एसएफआईओ को असाइन तब करती है कोई भी केस जब उसको लगता है कि फ्रॉड सीरियस है। सीरियस फ्रॉड है तो एसएफआईओ के पास जाता है। एक्सक्लूसिव ज्यूरिस्डिक्शन, वंस असाइन टू एसएफआईओ, नो अदर एजेंसी, पुलिस और सीबीआई कैन प्रोसीड विद इन्वेस्टिगेशन। एक बार अगर सीएफआईओ ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है तो कोई भी दूसरी एजेंसी उस मामले को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती है। सारे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जो है अब हैंडओवर किए जाएंगे टू द एसएफआईओ। अरेस्ट पावर, डायरेक्टर और ऑफिसर हैज पावर टू अरेस्ट इफ दे हैव रीजन टू बिलीव पर्सन इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड, सो दे ऑल्सो हैव द पावर ऑफ अरेस्ट। अगर उनको रीजन टू बिलीव है कि पर्सन गिल्टी है ऑफ फ्रॉड। बेल कंडीशंस, ट्विन कंडीशंस अंडर सेक्शन 212 क्लोज 6 अप्लाई फॉर बेल, सिमिलर है जैसे पीएमएलए में है। ट्विन कंडीशंस क्या है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा एंड उसको राइट दिया जाएगा टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कोई ऑब्जेक्शन है उसको टाइम दिया जाएगा टू ऑब्जेक्ट द बेल। सेकेंड, कोर्ट शुड बिलीव दैट द पर्सन इज इनोसेंट। ये दो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होगी। तो क्या क्या ट्विन कंडीशंस है? पहला, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी टू अपोज द एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। सेकंड, अगर पीपी ने अपोज किया है एप्लीकेशन को, तो कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड होगी कि यहाँ पे रीजनेबल ग्राउंड्स एग्जिस्ट करते हैं टू बिलीव that the person is not guilty of offense, यानी कि that person is innocent। ये ग्राउंड्स होने चाहिए, रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए कोर्ट के पास, तो ही क्या होगा, बेल ग्रांट कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन नॉट। अब इसमें एसएफआईओ वर्सेस भूषण स्टील का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो रिक्वायरमेंट्स है अंडर सेक्शन 212 क्लोज 6,
स्ट्रिक्ट बेल कंडीशंस जो है, स्ट्रिक्ट 2 बेल कंडीशंस दी हुई है, इनको फॉलो करना मैंडेटरी है। बिकॉज जो आपके इकोनॉमिक फ्रॉड्स होते हैं वो सीरियस नेचर के होते हैं एंड इट अफेक्ट्स द होल इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट सेक्शन 213 NCLT इन्वेस्टिगेशन। The tribunal, that is NCLT, can order investigation if an application is made by। NCLT कब ऑर्डर कर सकती है इन्वेस्टिगेशन? अगर एटलीस्ट 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ वोटिंग पावर, अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, कंपनी इज विद शेयर कैपिटल, उस केस में क्या होगा? कम से कम 100 मेंबर्स या फिर वो मेंबर्स जिनके पास 1/10 वोटिंग पावर है वो अप्लाई कर देंगे टू दी NCLT फॉर इन्वेस्टिगेशन। अगर कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल है तो उस केस में कम से कम 1/5 ऑफ टोटल मेंबर्स अप्लाई करेंगे टू NCLT। या फिर कोई अदर पर्सन भी अप्लाई कर सकता है NCLT को इफ ही प्रूव्स दैट देयर आर फ्रॉड, ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट हो रहा है कंपनी में। इफ बिजनेस इज कंडक्टेड टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स। नाउ किस केस में NCLT इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर सकती है? अगर बिजनेस कंडक्ट किया जा रहा है टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर्स या फिर मेंबर्स को रीजनेबल इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है तो NCLT कैन ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट सेक्शन 216 ओनरशिप ऑफ कंपनी। Central government may appoint inspectors to determine the true persons who are or have been financially interested in the success or failure of company. Crucial for identifying बेनामी holdings and ultimate beneficial owners. कई सिनेरियोज में क्या होता है ना कि पेपर्स पर डायरेक्टर्स और होल्डर्स कोई और होते हैं, डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स कोई और होते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स कंपनी कोई और चला रहा होता है। इसी को बोलते हैं बेनामी ट्रांजेक्शन्स। एंड इन्हीं बेनामी होल्डिंग्स को रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए सेक्शन 216 बात करता है। अब इस केस में क्या हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक इंस्पेक्टर अपॉइंट कर सकती है टू डिटरमाइन कि कंपनी के ट्रू फाइनेंशियल इंटरेस्ट में कौन इंटरेस्टेड है, कौन लोग हैं जो कंपनी की पॉलिसी को कंट्रोल या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो कंपनी के एक्चुअल प्रॉफिट्स एंजॉय कर रहे हैं। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कौन अपॉइंट करेगी? इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगी। नाउ जनरली ये जो सेक्शन 216 है इसके में जो पावर दी गई है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिस्क्रिशनरी है, लेकिन अगर NCLT ऑर्डर पास करती है उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए मैंडेटरी हो जाएगा। यहाँ पे प्लीज डू नॉट कंफ्यूज इट विद सेक्शन 210। 210 में कंपनी के अफेयर्स इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है। 210 में अफेयर्स इन्वेस्टिगेट किया जाता है, सेक्शन 216 में ओनरशिप जो है ये इन्वेस्टिगेट करी जाती है। नेक्स्ट सेक्शन 217 इंस्पेक्टर पावर्स। इंस्पेक्टर की क्या पावर्स हो सकती? पावर टू एग्जामिन ऑन ओथ एनी ऑफिसर, एम्प्लॉय और एजेंट। वो किसी भी ऑफिसर, एम्प्लॉय या एजेंट को ओथ पे एग्जामिन कर सकता है। रिक्वायर प्रोडक्शन ऑफ ऑल बुक्स और पेपर्स। He can require the director या officer of the company to produce all books or papers. Seek assistance from central government, income tax और customs. इन्वेस्टिगेशन करते वक्त वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स लाइक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या कस्टम्स की हेल्प ले सकता है। अगर नॉन कंप्लायंस होती है, अगर इस सेक्शन की नॉन कंप्लायंस होती है, इस केस में इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है अप टू 6 months या फिर फाइन ₹25,000 to ₹1,00,000। एंड अगर फेलियर कंटिन्यूटी में है, फेलियर कंटिन्यूज, उस केस में ₹2,000 पर डे। नेक्स्ट सेक्शन 218 एम्प्लॉय प्रोटेक्शन। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अ कंपनी कैन नॉट डिस्चार्ज और डिसमिस एन एम्प्लॉय विदाउट प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द ट्राइब्यूनल NCLT. If tribunal doesn't object within 30 days, the company may proceed. If it objects, employee must be retained. अब सेक्शन 218 एम्प्लॉय प्रोटेक्शन की बात करता है। अगर एक एम्प्लॉय है
वो इंस्पेक्टर को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्टर को कोई इंफॉर्मेशन दे देता है, तो कंपनी उसको निकाल देगी। इस डर से वो कुछ बताएगा नहीं इंस्पेक्टर को। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए सेक्शन 218 लाया गया। अब सेक्शन 218 कहता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कंपनी किसी एम्प्लॉय को डिस्चार्ज, डिसमिस, डिमोट या उनके टर्म्स ऑफ सर्विस को चेंज करना चाहती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एनसीएलटी से परमिशन लेना पड़ेगा। कंपनी एप्लीकेशन फाइल करेगी टू एनसीएलटी। एनसीएलटी के पास अब 30 डेज का टाइम होगा टू ऑब्जेक्ट। अगर एनसीएलटी ने 30 डेज के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं किया, उस केस में कंपनी कैन नाउ टेक एक्शन। लेकिन अगर एनसीएलटी ने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया विद इन 30 डेज, तो एम्प्लॉय को रिटेन रखना पड़ेगा। कंपनी को एम्प्लॉय रिटेन रखना पड़ेगा। एक और चीज है, अगर ऑब्जेक्शन रेज कर दिया है तो कंपनी के पास ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ रिटेन ही करेगा। नाउ इट कैन प्रोसीड टू एनसीएलएटी 2। एनसीएलएटी को भी अप्रोच कर सकती है कंपनी विद इन 30 डेज। नेक्स्ट सेक्शन 221, फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स। ऑन एप्लीकेशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और क्रेडिटर्स, NCLT can order that removal, transfer or disposal of funds or assets shall not take place for a period not exceeding 3 years. किसका एप्लीकेशन, कौन एप्लीकेशन दे सकता है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन दे सकती है या क्रेडिटर्स एप्लीकेशन दे सकते हैं कि कंपनी के जो एसेट्स है वो ट्रांसफर किए जाते हैं या ट्रांसफर किए जा रहे हैं, डिस्पोज ऑफ किए जा रहे हैं इन अ वे दैट इज प्रीजुडिशियल टू द कंपनी और इट्स मेंबर्स। तो एनसीएलटी फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स का ऑर्डर दे सकती है। यानी कि अब जो कंपनी है उन एसेट्स को ना तो ट्रांसफर कर पाएगी, ना सेल कर पाएगी, ना रिमूव कर पाएगी। ये फ्रीजिंग ऑर्डर जो है वो मैक्सिमम 3 इयर्स तक लगाया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 222, सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शंस। फ्रीजिंग सिक्योरिटीज। ट्राइब्यूनल में इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स इफ इट्स नेसेसरी फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ओनरशिप अंडर सेक्शन 216। ये पावर जनरली यूज कब होती है? जब सेक्शन 216 में ओनरशिप की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एंड आप ये पता नहीं लगा पा रहे हो डेट हु इज द ओनर। इस केस में क्या करेगी एनसीएलटी? लॉक लगा देगी अपॉन द शेयर्स और पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। अब क्या क्या रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? पहला रेस्ट्रिक्शन जो एनसीएलटी लगा सकती है वो है ट्रांसफर का, कि वो शेयर आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। दूसरा वोटिंग राइट्स का, अगर उन शेयर्स के बेसिस पे वोटिंग राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आप वोट नहीं कर सकते हो। थर्ड, डिविडेंड एंड बोनस। इन शेयर पर डिविडेंड या बोनस इश्यू नहीं होगा। ये रेस्ट्रिक्शंस भी अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम 3 इयर्स तक लगाई जा सकती है। नेक्स्ट, N. Sampath Ganesh upheld the constitutional validity of SFIO powers and the retrospective application of investigation procedures. इसमें SFIO powers की constitutional validity challenge हुई थी एंड उसको upheld किया गया था that SFIO powers are constitutionally valid and retrospective application of investigation procedure को भी valid माना था। 63 Moonstech delved into the powers of central government to order mergers in public interest following investigation reports. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि गवर्नमेंट के पास पावर है 2 कंपनीज को मर्ज करने का इन केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, बट ये पब्लिक इंटरेस्ट का कोई बेस होना चाहिए। दो इस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मर्ज करने का ऑर्डर दिया था उसको सेट असाइड किया गया था, बट इसने हेल्ड किया था इस केस में कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है। Next, B. Ramaraju versus SFIO detailed the accountability of promoters and auditors during an SFIO inquiry post Satyam scandal. इस केस में कोर्ट ये हेल्ड करती है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास वाइड पावर्स हैं टू अटैच द एसेट्स इफ दोज एसेट्स आर बोट
बाय द मनी ऑफ फ्रॉड। अगर वो फ्रॉड के पैसे से वो एसेट्स खरीदी गई हैं तो उनको भी अटैच किया जा सकता है। ऑल्सो इस केस में ये भी हेल्ड किया कि जो SFIO के प्रोविजंस है प्लस जो PMLA के प्रोविजंस है ये दोनों पैरेलली साथ साथ चल सकते हैं। सो इसमें सिर्फ कंपनीज एक्ट ही नहीं, जो आपके क्रिमिनल लॉज हैं, आपका जो PMLA है वो लॉज भी इक्वली एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट सेक्शन 223 द फाइनल रिपोर्ट। सेक्शन 223 जो है वो डील करता है विद द इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट। पूरा इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद अब इंस्पेक्टर अपनी रिपोर्ट देगा टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंस्पेक्टर विल सबमिट हिज रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। इंस्पेक्टर में सबमिट इंटरिम रिपोर्ट्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट। वो इंटरिम रिपोर्ट्स बीच बीच में भी अपनी जो रिपोर्ट्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज सकता है। फाइनल रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड ऑन कंक्लूजन। जब आपकी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो गई है तब आपके लिए मैंडेटरी है कि आप वो सबमिट कर दोगे टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। इंटरिम रिपोर्ट्स आपको भेजनी है, आप भेज सकते हो, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये डिस्क्रिशनरी है। लेकिन अगर आपने एक बार फाइनल रिपोर्ट प्रिपेयर कर ली है उसके बाद आफ्टर कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजनी ही पड़ेगी। रिपोर्ट इज एडमिसिबल एज एविडेंस इन लीगल प्रोसीडिंग्स। ये जो इंस्पेक्टर की रिपोर्ट है ये एविडेंस में एडमिसिबल है। जब कोर्ट में एविडेंसेस होंगे इट इज एडमिसिबल इन एविडेंस। नेक्स्ट, कॉपी ऑफ रिपोर्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एनी पर्सन कंसर्न। कोई भी मेंबर, क्रेडिटर या पर्सन जिसका इंटरेस्ट अफेक्टेड हो वो इस रिपोर्ट की कॉपी के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 224 पोस्ट रिपोर्ट एक्शंस। सेंट्रल गवर्नमेंट में इनिशिएट प्रोसिक्यूशन, फाइल पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी और ब्रिंग प्रोसीडिंग्स फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस और प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। अब क्या हुआ है, सेक्शन 223 के अंडर इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट भेज दी है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या रिकोर्स है? तो पहला रिकोर्स है आप क्रिमिनल, सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन चला सकती है। अगर रिपोर्ट से ये पता चलता है कि जो ऑफिसर है उसने कोई क्रिमिनल ऑफेंस कमिट किया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर प्रोसिक्यूशन शुरू कर सकती है। दूसरा, फाइल पिटीशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कंपनी चलते रहना पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट में अप्रोच NCLT फॉर वाइंडिंग अप और ब्रिंग प्रोसीडिंग्स फॉर रिकवरी ऑफ डैमेजेस और प्रॉपर्टी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगता है कि प्रॉपर्टी ने जो फंड्स है उसको सिफोन किया है तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट रिकवरी के लिए भी प्रोसीडिंग्स चला सकता है। एक ना क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि क्या इंस्पेक्टर लीगल एडवाइजर को एग्जामिन कर सकता है? सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 227 लीगल एडवाइजर जो है आप एग्जामिन कर सकते हो लीगल एडवाइजर को, लेकिन लीगल एडवाइजर से आप प्रिविलेज कम्युनिकेशन नहीं मांग सकते हो। अनलेस क्लाइंट कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता या क्लाइंट कंसेंट नहीं दे देता है। नेक्स्ट सेक्शन 225 कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। Expenses are defrayed by the central government in the first instance but can be recovered from any person convicted or ordered to pay damages, the company itself if it was the applicants under section 213. At the first instance शुरुआत में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरा इन्वेस्टिगेशन का खर्चा उठाती है, सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती है। हाउएवर ये जो मनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाया है ये रिकवर कर सकती हैं किन किन से? फ्रॉम द कन्विक्टेड पर्सन। अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रोसिक्यूशन हुआ है, प्रोसिक्यूशन चलाया गया है एंड दैट पर्सन इज फाउंड गिल्टी, तो उस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस पर्सन से रिकवर कर सकते हैं, कंपनी से रिकवर कर सकते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है ऑन दी रिक्वेस्ट ऑफ कंपनी या फिर ऑन दी स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय दी शेयर होल्डर्स, तो इस केस में कंपनी को बियर करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन का खर्चा फ्रॉम द एप्लीकेंट अंडर सेक्शन 213। अगर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई अंडर सेक्शन 213 एंड दैट एप्लीकेशन वाज फाइल्ड फ्रिवलसली,
एंड दैट एप्लीकेशन वाज फाइल्ड फ्रीवलेसली, तो उस केस में एप्लीकेशन जिसने दी थी, जिस मेंबर ने एप्लीकेशन दी थी, उनसे आप रिकवर कर सकते हो। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट रीसेंट चेंजेस क्या है? 2019 में स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस फॉर एसएफआईओ रिपोर्ट्स इंट्रोड्यूस, स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस दे दिया कि एसएफआईओ को कितने दिन में अपनी रिपोर्ट्स भेजनी पड़ेगी। 2021 रिप्लेसमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट विद हायर फाइन्स फॉर माइनर प्रोसीजरल डिफॉल्ट्स, डीक्रिमिनलाइज कर दिया है सर्टेन ऑफेंसेस को। नेक्स्ट, सेक्शन 226 कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन। An investigation initiated under this chapter shall not stop or be suspended merely because a petition for voluntary winding up has been filed or the company is in liquidation. Investigation सिर्फ इस वजह से नहीं रुक जाएगी कि ऑलरेडी पेटिशन पेंडिंग है फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप और कंपनी लिक्विडेशन में है इस केस, इसलिए सिर्फ इन्वेस्टिगेशन नहीं रुक सकती। इन्वेस्टिगेशन एंड ये जो प्रोसीडिंग्स है साइमल्टेनियसली कंटिन्यू करी जा सकती है। अगर कंपनी के अगेंस्ट कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही है, तो उन पर स्टे नहीं लगेगा जस्ट बिकॉज इन्वेस्टिगेशन चल रही है अगेंस्ट द कंपनी। नो, लीगल प्रोसीडिंग्स भी कंटिन्यू हो सकती है एंड इन्वेस्टिगेशन भी साथ में चल सकता है। दिस इज व्हाट इज सेक्शन 226 इज टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट, सेक्शन 227 लीगल प्रिविलेज, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर फॉर लीगल एडवाइजर प्रिविलेज, कम्युनिकेशन जो है इंस्पेक्टर नहीं मांग सकता है फ्रॉम द लीगल एडवाइजर। बैंकर्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ कस्टमर अदर देन कंपनी अंडर इन्वेस्टिगेशन, बैंकर से अफेयर्स ऑफ कस्टमर्स के बारे में इंस्पेक्टर जानकारी नहीं मांग सकता है अनलेस एंड अनटिल वो जो इन्वेस्टिगेशन और जो इन्फॉर्मेशन है वो कंपनी अंडर इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड ना हो, यानी कि थर्ड पार्टी की इन्फॉर्मेशन बैंकर से नहीं मांग सकते हो। नेक्स्ट, सेक्शन 228 फॉरेन कंपनीज। The provisions of Chapter 14 apply mutandis to foreign companies during business in India as they apply to Indian companies. Section 228 कहता है कि Chapter 14 के सारे provisions inspection, inquiry, investigation foreign companies पर भी apply होंगे। Investigation सिर्फ उन foreign companies पर हो सकती है जो इंडिया में बिजनेस कर रही हैं, यानी कि जिनका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो इंडिया में है, वो चाहे फिजिकल फॉर्म में हो चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो, इट विल अप्लाई। जो इंस्पेक्टर के पास पावर्स होंगी वो सेम होगी जो उसके पास इंडियन कंपनीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए है। वो फॉरेन कंपनी के इंडियन ऑपरेशंस, रिकॉर्ड और ऑफिसर्स को एग्जामिन कर सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 229 फ्रॉडुलेंट कंडक्ट। पेनल्टी फॉर फर्निशिंग फॉल्स स्टेटमेंट और डिस्ट्रक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, क्या पेनल्टी लग सकती है? एप्लीकेबल टू एनी पर्सन रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन पनिशेबल अंडर सेक्शन 447 फ्रॉड, तो उसको जो पेनल्टी मिलेगी वो मिलेगी अंडर सेक्शन, पनिशमेंट मिलेगी अंडर सेक्शन 447। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। हमने चैप्टर्स 13 एंड 14 इन डिटेल डिस्कस कर लिए। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कवरिंग द MCQs ऑन चैप्टर 13 एंड 14। डू वॉच आउट दैट वीडियो टू। एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है टू द चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड PDF के लिए प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।